गांधी जी कौन सा बंदूक लेके नेहरू के कनपट्टी पे लगाए थे कि पैसा दो? वो तो अनशन कर रहे थे ना। अगर आपको आपत्ति थी कि देश का पैसा है, नहीं दिया जाना चाहिए पाकिस्तान को, तमाम लीगलिटी को छोड़ के भी, तो आप भी अनशन करते, वो रास्ता अपनाते जो गांधी जी अपना रहे हैं। आपने उनको गोली कैसे मार दी? और आपको किस देश के कितने लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया कि ये देखो देश का पैसा गांधी दे रहे हैं, तुम जाके गोली मार दो? आज जो आरएसएस की पूरी जो लिगेसी है वो दरअसल भारत को एक हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहती है। प्रॉब्लम यही है, गांधी उसकी राह में रोड़ा थे। गांधी से बड़ा राम भक्त कौन हुआ? गांधी रोज सुबह शाम प्रार्थना करते थे, अपने को सनातनी हिंदू कहते थे। रघुपति राघव राजा राम, चाहे कपूर कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल के बयान हो, वो दिखाते हैं कि नफरत की राजनीति करने वाली आरएसएस ने ये तमाम कार्य किए हैं और गांधी की हत्या में सीधे तौर पर विनायक दामोदर सावरकर इन्वॉल्व थे। गांधी को मारने के पीछे का कारण ये था कि इन्हें पता था कि इनके हिंदुत्व को किसी इस्लाम से खतरा नहीं है, इनके हिंदुत्व को गांधी के हिंदुत्व से खतरा है, और यही कारण है कि इन्होंने गांधी को मारा। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। 30 जनवरी 1948 वो तारीख जो इस देश की आज़ादी से ज़्यादा बड़ी तारीख बन गई, क्योंकि वो इंसान जिसने आज़ादी की पूरी लड़ाई अहिंसा के बल पे लड़ी थी, उस इंसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कई तरीके के आरोप लगाए गए, कई तरीके के सवाल खड़े हुए कि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन अहिंसा का झंडा लेकर चलता रहा, उसकी हत्या कैसे हो गई? क्या उसके विचारों में कोई कमी थी या उसके सिद्धांतों में कोई कमी थी? आरोप लगा कि गांधी ने अपनी नीयत के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण कराया। आरोप लगा कि गांधी ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए। आरोप यह भी लगा कि गांधी मुसलमानों से ज़्यादा प्यार करते थे, और उसका जवाब था नाथूराम गोडसे द्वारा चलाई गई 3 गोलियां। हमारे साथ आज न्यूज़ रूम की चर्चा में अनमोल हैं, निवेदिता हैं, पंकज सर हैं और नीरज जी हैं। पहला सवाल हम यहीं से शुरू करेंगे कि गांधी पर एक गंभीर आरोप लगता है। आरोप यह कि उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण अपनी नीयत के आधार पर कराया और 55 करोड़ रुपए दिए, जिसका बदला लेने के लिए नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाई। इस आरोप में कितनी सच्चाई है और इस नीयत में क्या कहीं खोट थी? राघव, अगर दुष्प्रचार की कोई इंतहा होती है तो उसका एक प्रमाण ये है, और आरएसएस के लोग शुरू से ये काम करते रहे हैं। जब गांधी जी की हत्या की गई तो आरएसएस ने बाकायदा मिठाइयाँ बांटी, और ये सरदार पटेल ने खुद कहा है कि मिठाई बांटी गई, आरएसएस के लोगों ने मिठाई बांटी। और लंबे समय तक वो एक बुकलेट बांटते थे जिसका शीर्षक था गांधी वध क्यों। आप सोचिए, वध शब्द का इस्तेमाल किया गया। वध दैत्यों और राक्षसों का देवताओं के द्वारा होता है। तो आरएसएस शुरू से नाथूराम गोडसे को एक देवता के रूप में और राक्षस के रूप में गांधी को प्रचारित करने का काम करता रहा है, शुरू से ये करता रहा है। ये पहली बार आज आप देख रहे हैं नाथूराम गोडसे के नाम पर ट्रेंड चलने लगता है क्योंकि उनकी सरकार है, तो ये संयोग नहीं है। ये बात कहना कि पाकिस्तान बनने की वजह से, अरे साहब, गांधी जी पर पहला हमला जून 1934 में पुणे में हुआ। पुणे आप जानते हैं आरएसएस का बहुत बड़ा गढ़ था। गांधी जी जा रहे थे वहां पर, उनका काफिला जा रहा था, नगर निगम में उन्हें भाषण देना था। वहां पर गांधी जी की कार खराब हो गई तो वो थोड़ा पीछे रह गए। जैसे ही बाकी काफिले की कारें नगर निगम पहुंची, उस पर बम फेंका गया। गांधी जी नहीं थे। तो पहला हमला तो 1934 में हुआ, जबकि पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने भी 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। फिर आप देखिए, मई 1944 में पंचगनी पर हमला होता है। पंचगनी में गांधी जी थे, वहां पर नाथूराम गोडसे था और उसके हाथ में खंजर था, वो पकड़ा गया। 1944 की सितंबर में फिर एक हमला होता है, सेवाग्राम से मुंबई जा रहे होते गांधी जी, उन्हें रोककर, वहां पर भी नाथूराम गोडसे होता है, उसके हाथ में खंजर होता है। तो 3 घटनाएं तो ये हो गई। फिर चौथी घटना शहादत के सिर्फ 10 दिन पहले 20 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में बाकायदा बम प्लांट किया गया। यह था कि बम फटेगा, भगदड़ होगी, उसके बाद नाथूराम गोडसे और उनके तमाम साथी गांधी जी पर गोलियां चलाएंगी। लेकिन शायद लास्ट में डर गए कुछ, बम फटा, मदन लाल पहवा उसमें पकड़ा गया। लेकिन 5वीं कोशिश जो हुई 30 जनवरी 1948 को, उसमें इस नाथूराम गोडसे ने, जिसे आरएसएस ने ट्रेंड किया था, जो सावरकर की पूरी योजना के तहत काम कर रहा था, उसने निहत्थे गांधी पर 3 गोलियां दागी। यह आदमी पिस्तौल चलाना जानता था, लेकिन किसी अंग्रेज पर एक कंकड़ भी इसने अपने पूरे जीवन में फेंक कर नहीं मारी। एक निहत्थे गांधी पर
जिसने इस देश में आज़ादी की अलग जलाई, जिसने इस देश के सबसे गरीब मजदूर किसानों को आज़ादी के आंदोलन में जोड़ा, जिसने उस शासन को डूबने के लिए मजबूर किया जिसके बारे में कहा जाता था कि उनका सूरज तो डूबता ही नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये बात सच नहीं कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को उस वक्त दिए गए थे जब हिंदुस्तान के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी? अब इससे बड़ी मतलब वही बात होती है ना कि अब झूठ की कोई इंतहा नहीं है। 55 करोड़ नहीं दिए जा रहे थे तो गांधी जी ने अनशन किया। क्यों अनशन किया? इसलिए कि विभाजन में भारत का और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो संपत्ति का भी बंटवारा हुआ, यहां तक कि दिल्ली की जो सचिवालय थे उसकी कुर्सियों तक का विभाजन हुआ, टाइपराइटर्स तक का विभाजन हुआ। तो उसमें जो भारत का यानी अविभाजित भारत का, जो अंग्रेजों के प्रभुत्व का भारत था, उनके नियंत्रण का भारत था, उसके खजाने में जो पैसा था उसमें 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान के बनते थे जो दिए जाने थे। वो उनका लीगल राइट था। आप लीगली सेपरेशन कर रहे थे, लीगल राइट था। वो भारत सरकार ने यानी नेहरू जी की सरकार ने शायद ये सोचकर कि जिस तरह से कश्मीर में विवाद हो रहा है, इस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा, नेहरू जी उसमें आनाकानी कर रहे थे। लेकिन गांधी जी का जो एक नैतिक आभा थी, जो उनके नैतिक मानदंड थे, वो इतने ऊंचे थे कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अगर उनका पैसा है तो दीजिए, उसके लिए वो अनशन पर बैठ गए। उस नैतिकता का समस्या हम आज तक झेल रहे हैं आतंकवाद के तौर पर पाकिस्तान की। नीरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल दूसरा ये बनता है कि 5 बार हमले हुए, क्या ये उस समय के सरकार की और सिस्टम की विफलता नहीं थी कि बार बार गोडसे पकड़ा गया, बार बार उसे छोड़ा गया तब तक जब तक कि गांधी की हत्या नहीं हो? देखिए, उस वक्त जब सरकार की आप बात कर रहे हैं तो अंतरिम सरकार 1948 में थी। उससे पहले ब्रिटिश हुकूमत के हम लोग अधीन थे। जो हमले हुए गांधी के ऊपर, वो हमले क्यों हुए ये सोचिए, और सरकार ने क्या कहा था वो भी सोचिए। सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आरएसएस की जो भाषण होते हैं वो संवेदनाओं से, सांप्रदायिक उत्तेजना से भरे हुए होते हैं, और उस सांप्रदायिक उत्तेजना के कारण ही गांधी की हत्या हुई। माउंटबेटन ने क्या कहा गांधी की हत्या के बाद? हम एक काल पर्यंत कलंक से बच गए। गांधी की हत्या गांधी के देश में, गांधी के राज्य में, गांधी के लोगों ने की, और अगर इतिहास सही मूल्यांकन करेगा तो गांधी को ईसा और बुद्ध की कैटेगरी में रखेगा। तो जो लोग ईसा और बुद्ध के सिद्धांतों के खिलाफ थे, उन लोगों ने हत्या की, और जो लोग ईसा और बुद्ध के साथ थे, जो मोहब्बत को मानते थे, जो जानते थे कि चलो यार माफ कर देते हैं, शायद इंसान में सुधार आ जाए, वो लोग उस कदम से चल रहे थे। उनकी लड़ाई जब आजाद नहीं हुई थी भारत, तो उनकी लड़ाई किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी सिख, किसी ईसाई से नहीं थी। उनकी लड़ाई ब्रिटिश हुकूमत से थी कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत को इस राजनीतिक सत्ता से उखाड़ फेंके और अपनी सत्ता यहां पर स्थापित हो, यानी कि भारत की सत्ता। लेकिन नाथूराम गोडसे जैसे लोग, सावरकर जैसे लोग, उनकी लड़ाई हमेशा से भारतीयों के खिलाफ ही रही, और वो भारतीय मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, हिंदू भी थे। तो भारतीयता, जिसे हम आज भारतीयता कहकर जानते हैं, समझते हैं, जिस आइडिया को जानते हैं, उस आइडिया का दुश्मन नाथूराम गोडसे था, जिसकी ट्रेनिंग सावरकर ने की। चाहे कपूर कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल के बयान हो, वो दिखाते हैं कि नफरत की राजनीति करने वाली आरएसएस ने ये तमाम कार्य किए हैं, और गांधी की हत्या में सीधे तौर पर विनायक दामोदर सावरकर इन्वॉल्व थे। तो वो नफरत की राजनीति ने गांधी की हत्या तक इस देश को पहुंचाया, और जब गांधी की हत्या हुई तो केवल देश में नहीं, विदेशों में भी तमाम लोगों ने यह बात कहा कि मानवता को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। आपको यह बात समझनी होगी। खैर, मानवता की क्षति का मूल्यांकन भी किया जाएगा। निवेदिता, एक सवाल और बार बार बनता है कि पिछले 8-10 सालों में जिस तरह से गांधी के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट इस देश में चल रहा है, पहले वो दबे पांव चल रहा था, बहुत मुखर हो गया है। लोग गांधी की तस्वीर को 30 जनवरी पे रख करके, कुछ राजनेता ऐसा करते हैं कि उस तस्वीर पर गोली चलाते हैं, गोडसे की प्रतिमा पे माला चढ़ाते हैं। ये गोडसे का फैनिज्म क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? जी देखिए, जब गांधी को मारा था गोडसे ने, उस वक्त भी यही तर्क दिया गया था कि इन्होंने अपने निजी कारणों से नहीं किया, इन्होंने देश के लिए किया है। देश के लिए, जब देश गुलाम था उस समय सबसे ज्यादा जरूरी था कि देश स्वतंत्र हो, लेकिन इन्होंने उसमें कोई भागीदारी नहीं निभाई और ये गांधी को इन्होंने मारा। अब आप ये समझिए कि गांधी को मारने के पीछे इनका कारण ये था कि इन्हें पता था कि इनके हिंदुत्व को किसी इस्लाम से खतरा नहीं है, इनके हिंदुत्व को गांधी के हिंदुत्व से खतरा है, और यही कारण है कि इन्होंने गांधी को मारा। अब देखिए, जो पहला अटैक सर बता रहे थे, उस समय गांधी जी अभियान चला रहे थे छुआछूत के खिलाफ, यानी कि हिंदू धर्म के अंदर की जो कमियां हैं, जो नफरत है अंदर ही, अपनी ही जातियों को लेकर के, अपने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, उसके खिलाफ जो छुआछूत चल रहा था, उसके खिलाफ वो उस समय अभियान पे थे। यानी कि आपको दिक्कत इस चीज से नहीं थी कि पाकिस्तान को पैसा जा रहा है,
कि नहीं? उस समय तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया था, लेकिन इन्होंने हमला क्यों किया? क्योंकि इन्हें यह था कि ये हिंदुत्व, इनका जो हिंदुत्व है उससे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान की तरह एक कट्टर हिंदू राष्ट्र बन करके हम उभरे। और जब गांधी की हत्या की गई थी, उनके शरीर की हत्या की गई थी, तब भी यही तर्क दिया गया था कि देश के लिए। आज जब उनकी विचारधारा की हत्या हो रही है, तब भी तर्क दिया जा रहा है कि देश के लिए कर रहे हैं। अब देश के लिए कैसे कर रहे हैं? आप कितने भी देखिए कि देश के अंदर ये लोग माहौल बना लेते हैं और मूर्तियों पे गोलियां चला रहे हैं गांधी की, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूं। आपको अंत में गांधी के ही पास जाना पड़ता है। माहौल इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपको कट्टर हिंदुत्व अगर स्थापित करना है तो आपको यह साबित करना होगा कि गांधी जो थे ना, वो तो मुस्लिम परस्त थे। पाकिस्तान में गांधी को एक हिंदू विलेन के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि मरते हुए उन्होंने हे राम कहा था। गांधी जो कि भजन गाते थे, पाकिस्तान में भी वो विलन बन गए, और यहाँ के जो कट्टर लोग हैं वो भी उन्हें विलन बना रहे हैं, क्योंकि गांधी कट्टरता के खिलाफ थे। गांधी का हिंदुत्व तो सबको समाहित करने वाला था। आज भी आप देखिए, जिस राम की बात हो रही है और जो जय श्री राम बोल करके मार काट मचाई जा रही है, क्या वो है हिंदू धर्म? क्या राम उस तरह की बात करते थे? नहीं करते थे। गांधी जिस राम की बात करते हैं वो भाजपा का राम नहीं, वो आरएसएस का राम नहीं है। अब देखिए, आरएसएस ने माहौल तब भी बनाया था, आरएसएस अभी भी माहौल बना रहा है। तब गोडसे ने किया था, अब गोडसे की औलादें कर रही हैं। खैर, इस बात पे भी आएंगे। अनमोल, एक सवाल और बनता है। सवाल ये बनता है कि कांग्रेस इस बात का दावा करती है कि गांधी के विचारों को आरएसएस और भाजपा ने मारा, गांधी की हत्या आरएसएस ने की। कांग्रेस ने गांधी को लेकर के क्या किया? नोट पर तस्वीर छापने के अलावा कोई ऐसा काम जिससे गांधी के विचार जीवंत हुए हों? जैसा कि स्वच्छ भारत अभियान आया, गांधी स्वच्छता के बड़े पक्षकार थे, भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। कांग्रेस के ऐसे क्या काम रहे कि गांधीवाद को उन्होंने फूल फला या उसको सींचा हो? इस देश को इतना बढ़िया सुंदर संविधान मिला, इस देश के लोगों को इतने सारे राइट्स मिले जिसके लिए गांधी जी हमेशा लड़े। इवन आप जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर चलेंगे तो उस आंदोलन में क्या था? उस आंदोलन में भारतीयों को नमक बनाने की, उस पर कोई शुल्क ना लगे, इस बात की। उसके बाद वहाँ पे समझौता हुआ जो लॉर्ड इरविन से हुआ था। उसमें समझौते में ये भी हुआ कि भारतीय जो है विदेशी कपड़ों की दुकानों पर और शराब की दुकानों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर सकें, इस बात की भी ब्रिटिश हुकूमत से समझौता हुआ। यहाँ तक कि गांधी ने पूरा अहिंसा का जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन के पीछे केंद्र में यही था। क्योंकि क्या होता था, पहले अगर आप हिंसक होकर कोई आंदोलन करते थे तो अंग्रेज क्या करते थे, आपके साथ हिंसा करते थे। तो उससे होता था कि अंग्रेजों ने कहा कि ये भाई हिंसक थे इसलिए हमने किया। नहीं अनमोल, आप मेरे सवाल पे नहीं आ रहे। गांधी ने क्या किया वो सवाल नहीं है, सवाल ये कि कांग्रेस ने गांधी के लिए क्या किया, जो ये आरोप लगाती है कि आरएसएस ने और भाजपा ने गांधी के विचारों को मारा है। कांग्रेस ने कितना किया क्या नहीं किया, इस बहस से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कांग्रेस ने जो कुछ भी किया हो, कम से कम कांग्रेस ने गांधी के विचारों को नहीं मारा, उसके खिलाफ कोई काम नहीं किया। ठीक है, आप अभी जो सवाल शुरू में आपने छेड़ा था कि गांधी जी क्यों इस पक्ष में थे कि पाकिस्तान को पैसे दिए जाए, इसलिए उनको मारा गया, ये तर्क बहुत दिया जाता है कि भारत का पैसा पाकिस्तान को देने की बात कही गई है। तो मेरा सवाल उन तमाम लोगों से है कि ये पैसा क्या सावरकर के पेंशन से आया था? तो गांधी जी की पेंशन से भी तो नहीं आया था। या नाथूराम गोडसे धान उगा के बेच के पैसा इकट्ठा किए थे, आरएसएस के कार्यालय में चंदा लग के पैसा आया था? गांधी जी का नहीं था, बिल्कुल नहीं था, देश का पैसा था। तो गांधी जी कौन सा बंदूक लेके नेहरू के कनपट्टी पे लगाए थे कि पैसा दो? वो तो अनशन कर रहे थे ना। अगर आपको आपत्ति थी कि देश का पैसा है, नहीं दिया जाना चाहिए पाकिस्तान को, तमाम लीगलिटी को छोड़ के भी, तो आप भी अनशन करते, वो रास्ता अपनाते जो गांधी जी अपना रहे हैं। आपने उनको गोली कैसे मार दी? और आपको किस देश के कितने लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया कि ये देखो देश का पैसा गांधी दे रहे हैं, तुम जाके गोली मार दो? किसने कहा आपको? आपके दिमाग में खुमार आता है, एक नफरत पलती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके गुरुओं ने जो पाला, उसको लेकर आप चलते हैं, आप मार देते हैं, फिर आपके चेले चपाटे उसको जस्टिफाई करते हैं। खैर, एक और एक सवाल, गांधी की हत्या को जस्टिफाई कर, एक सवाल कांग्रेस वाले पे मैं जवाब देना चाह रही हूँ, जो आपने कहा कि क्या किया या फिर क्या कर रहे हैं। अभी की बात कर लीजिए,
आज अगर गांधी जिंदा होते तो वो कहाँ होते? क्या वो मणिपुर की हिंसा को शांत कराने के लिए नहीं निकले होते? हाइपोथेटिकल नहीं है। जब देश आजाद हो रहा था, देश जश्न में था, नेहरू से लेकर के सब जश्न में थे, उस समय गांधी कहाँ थे? गांधी दंगों में थे। गांधी जब हिंदू बहुल इलाकों में जाते थे तो मुस्लिमों के घर रुकते थे, मुस्लिम बहुल इलाके में गए तो किसी हिंदू के घर रुके। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि गांधी का यही था कि सबसे पहले हिंसा शांत होनी चाहिए, और अगर आज गांधी होते तो वो सबसे पहले मणिपुर के जो हिंसा से जल रहे जगह हैं वहां जाते। और मणिपुर गया कौन कांग्रेस की तरफ से? राहुल गांधी गए। भारतीय जनता पार्टी से या फिर हमारे प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, जिनका कि कर्तव्य जाना चाहिए। तो सही बात है जो इन्होंने कहा कि बाकी कुछ किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन अभी भी कम से कम मोहब्बत की दुकान की अगर बात हो रही है लोकतंत्र में तो कांग्रेस की वजह से ही हो रही है। खैर, मैं एक और सवाल पे आऊंगा पंकज जी, सवाल आपसे रहेगा। एक बड़ा आरोप ये भी लगता है कि गांधी जो थे वो मुस्लिम प्रेमी थे और उनका एक बड़ा समर्थन, बड़ा झुकाव था मुसलमानों के प्रति, इसलिए पाकिस्तान वाली बात भी आई। और अब ये बात आ रही कि वो हिंदुस्तान में जो मुसलमान आए थे, गांधी भरी रात में उनको बचाने के लिए चांदनी चौक के दंगों की भीड़ में आकर के देखने लगे कि क्या वो सब सेफ हैं, नहीं हैं। हिंदुओं की उन्हें इतनी चिंता नहीं थी, इसकी क्या वजह रही? अब वही मैंने कहा कि झूठ बोलने में टैक्स तो लगता नहीं। गांधी नोआखाली गए थे, नोआखाली कौन लोग थे जो मारे गए थे? वो हिंदू थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर यहां पर जो लोग आए हैं या जो नहीं गए हैं, आए नहीं, जो नहीं गए हैं, उनकी अगर संपत्ति की सुरक्षा के लिए गांधी चिंतित हैं, तो ये भारत का जो संविधान है, भारत के जो आदर्श हैं, ये उस पर चलने की बात है ना। कि आप भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते थे। भारत भारत रहेगा, पाकिस्तान नहीं बनेगा। आज जो आरएसएस की पूरी जो लिगेसी है वो दरअसल भारत को एक हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहती है। प्रॉब्लम यही है। गांधी उसकी राह में रोड़ा थे। गांधी से बड़ा राम भक्त कौन हुआ? गांधी रोज सुबह शाम प्रार्थना करते थे, अपने को सनातनी हिंदू कहते थे। रघुपति राघव राजा राम, जनेऊ भी तो पहनते थे। आगे नहीं, जनेऊ पहनते थे नहीं पहनते थे वो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके लिए जाति को तोड़ना, शुरू में जो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने कहा था मैं उसी शादी में जाऊंगा, उसी शादी में जिसमें एक पक्ष दलित होगा। उनकी जो अंबेडकर की बहस हुई उसका नतीजा ये हुआ कि गांधी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, और वो एक दूसरे अर्थों में थे, उनको लगता था कि इससे सबको नौकरी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, सबका अपना जीविका का एक साधन है, वो इस दृष्टि में करते थे। लेकिन वो अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं, और उन्होंने बाकायदा ये बात कही कि उसी शादी में जाऊंगा जैसे मैंने कहा, और अपने आश्रम में उन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि दलित वहां रहेंगे, वहीं खाएंगे, उसी तरीके से रहेंगे, और उनका जो शौचालय है वो भी साफ करना पड़ेगा। किसको? दूसरों को वो कराते थे। यहां तक कि कस्तूरबा गांधी से उन्होंने दूसरों का शौचालय साफ कराया। बड़े मार्मिक प्रसंग हैं इस मामले में, कई जगह बड़े कठोर भी नजर आते हैं। बहरहाल गांधी जी का असली जो मकसद था कि वो ये था कि वो तमाम समुदायों के बीच प्रेम चाहते थे। आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम परस्त थे। उन्होंने कौन सी मुस्लिम परस्ती की? उन्होंने यही कहा ना कि सब लोग मिलजुल कर रहो। वो तो अगर चाहते थे कि वहां पर मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश हो, तो इसको आज जो लोग सनातन के नाम पर इतना विवाद करते हैं, सनातन महासभाओं ने बाकायदा गांधी का विरोध किया और उनके खिलाफ मुकदमा तक लड़ा। और यही सारे उस समय जो आरएसएस के लोग थे, जो उस समय पुराने इनके हिंदू महासभा के लोग थे, वो गांधी के खिलाफ यही सब कहते थे कि ये तो हिंदू धर्म की जो हमारी मान्यताएं हैं उसके खिलाफ खड़े हैं। और गांधी लगातार इवॉल्व हुए हैं, और जो उनकी असली बात है वो जो उनकी असली बात है कि हम कोई भी नीति बनाए, सबसे अंतिम व्यक्ति पर उसका क्या असर पड़ेगा, वो ये बात कहते थे। और आप देखें कि भारत की आज़ादी के बाद जो इस देश में नियम कानून, आप कह रहे हैं कि गांधी जी को नहीं माना कांग्रेस से, मैं इससे असहमत हूं। पूरा हमारा जो संविधान है वो उनके विचारों पर ही बना। और पूना पैक्ट जो हुआ अंबेडकर के साथ 1932 में, उसका नतीजा था कि आज़ादी मिलने के साथ ही इस देश में दलित वर्ग को आरक्षण दिया गया, आदिवासियों को आरक्षण दिया गया। ये पहली बार हुआ कि ऐसे लोग जिन्हें लोग छूना मानते थे कि ये धर्म विरुद्ध है, उन्हें आईएएस बनने और प्रशासन में जाने की बाकायदा एक कसौटी बना दी गई कि आपको उन्हें रखना ही पड़ेगा। ये छोटी बात नहीं है। दुनिया में गांधी के नेतृत्व में जैसी अहिंसक क्रांति हुई, और उसी की वजह से जो लोग ये कहते थे कि भारत टूट जाएगा, वो गलत साबित हुए, क्योंकि गांधी के रास्ते पर चलते हुए, सबको साथ लेकर चलते हुए उन्होंने मजबूर किया एक तरह से। अंबेडकर तो विरोध में थे लगातार कांग्रेस के और गांधी जी के भी, लेकिन उन्होंने मजबूर किया कि न सिर्फ अंबेडकर संविधान सभा में आएंगे, उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाना पड़ेगा। और अंबेडकर जहां से चुन के आए थे संविधान सभा में, वो स्थान पूर्वी बंगाल का पाकिस्तान में चला गया था। तो कांग्रेस ने बाकायदा मुंबई के अपने
सदस्य का इस्तीफा दिलवाया और वहां से अंबेडकर जी को जितवाया, एकदम गारंटी की कि वो जीतें, और उसके बाद उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। यह है गांधी का महत्व। तो जितने आरोप थे उनके कई सारे जवाब भी थे। आपने इस पूरी चर्चा को देखा। फेमिनिज्म को लेकर आपने एक बात कही, मैं एक बात बताता हूं कि मानव सभ्यता जो है ना, वो एवोल्यूशन के बेस पर आगे बढ़ी। बाय वर्च्यू, बाय नेचर हम सब जानवर हैं, एनिमल हैं। इवोल्यूशन के तहत हमने अपने वो जानवर होने को अलग किया और मानवीयता जैसे किसी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। लेकिन हमारे अंदर का जो जानवर रहता है ना, वो हमेशा जिंदा रहता है, किसी कोने में दबा हुआ, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में। गांधी की हत्या करने वाले तमाम लोग, उस कॉन्स्पिरेसी को रचने वाले तमाम लोग, जिसमें बीडी सावरकर हैं, पूरा आरएसएस इन्वॉल्व है और नाथूराम गोडसे था, उन तमाम लोगों का जानवर जिंदा था। और ऐसा नहीं है कि जानवर भारत के आजाद होते ही खत्म हो गए, तमाम लोगों के मन में जानवर अब भी जिंदा हैं। और उसी जानवर को जागृत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है, आरएसएस लगातार करती रही है। उसी जानवर को जागृत करने के कारण नाथूराम गोडसे की तरफ जो फेमिनिज्म की आप बात कर रहे हैं, वो फेमिनिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि एक जानवर जानवर को ही पसंद करेगा। एक बात और मैं, हाँ अनमोल, आप कंक्लूजन से पहले, आप हमेशा ये बात, इस बात का जिक्र होता है, बात 55 करोड़ रुपए पे आ जाती है, क्यों पाकिस्तान को देने के हक में थे। आप सिंपली बताइए, अगर पैसे का मैटर था, इस देश में कितना पैसा ब्रिटिश यहाँ से लूट कर ले गए, कितना लगान लगाया, कितने लोगों की हत्याएं हुई, कितने लोगों को मारी गई, कितनी आर्थिक क्षति हुई, उसके खिलाफ क्यों नहीं खोला गोडसे का खून? ये देश का सोने की चिड़िया से कंगाल हो गया, अंग्रेजों ने लूट डाला, एक अंग्रेज पे गोली नहीं चलाई, और 55 करोड़ के लिए गांधी पे गोली चला दी। आरएसएस के लोग कोहिनूर लेने जाएंगे ना। ठीक है, आप आरएसएस की एक बात और जान लीजिए। अभी आरएसएस के जो मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि हमारे विचार और सुभाष चंद्र बोस के विचार एक है। अरे भाई, सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को, जिसका ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता। अरे वो कोई कानून में नहीं लिखा, वो बाकायदा सुभाष बोस ने रंगून के अपने भाषण में जो रेडियो से प्रसारित हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि बापू को राष्ट्रपिता की एक तरह से उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और सुभाष चंद्र बोस इतने पक्के सेकुलर थे, उन्होंने जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तो उन्होंने हिंदू महासभा और जो मुस्लिम लीग, इनके लोगों को कांग्रेस की सदस्यता से वंचित कर दिया। इस तरह से सुभाष बोस थे। उन्होंने कहा कि ये जो भगवा पहनकर, झाड़ग्राम का उनका भाषण है 1940 का, मेरा ख्याल है 12 अगस्त का, जो उन्होंने भाषण दिया, कहा कि जो लोग भगवा पहनकर, हिंदू महासभा के लोग थे, भगवा पहनकर हिंदुओं से वोट मांगते हैं, वो हिंदू धर्म के गद्दार हैं, इन्हें राष्ट्रीय जीवन से उखाड़ फेंको। आज भगवाधारियों को संसद और विधानसभा में भेजने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये सुभाष बोस से अपनी तुलना करते हैं, ये बताते हैं कि हम सुभाष बोस के साथी हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि महात्मा गांधी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी कि कोई हाड़ मांस का पुतला इसी धरती पर था जो महात्मा गांधी थे। और सूरज डूब गया अंग्रेजों का, लेकिन आज वो तमाम महासागर, कहीं ना कहीं सूरज होता है और गांधी की मूर्तियों के पांव पखारता है। गांधी की मूर्तियां दुनिया के लगभग हर देश में। सवाल कई थे, आरोप कई थे, जवाब भी कई थे, मगर इस आरोप के साथ हिंदुस्तान को अपने आने वाले पूरे समय को जीना होगा कि एक आदमी जिसने दूसरे देश अफ्रीका में जा करके रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समानता की स्थापना की, वो आदमी जब अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और आज़ादी मिल गई, उसके बाद उस देश का स्वर्णिम भविष्य नहीं देख पाया, क्योंकि उसके अपने ही लोग उसको जिंदा नहीं रखना चाहते थे। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा, ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गांधी को लेकर अगर आपके भी कोई आरोप हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहें और आपके तमाम ऐसे सवाल जिनकी कोई सर और पैर नहीं है, उनके जवाब भी आप तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।